नमस्कार। आज हम बात करेंगे G20 और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। G20 जो कि विश्व के 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। यह किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक और खाद्य सुरक्षा को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव और स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष राजेश भाटिया जी। भाटिया जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। G20 को लेकर के इस समय काफ़ी तैयारी भी चल रही है, तो G20 जो है किस तरह से आर्थिक, औद्योगिक और वित्तीय हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, विश्व का लगभग 84% GDP को कंट्रोल करने वाला ये G20 कंट्रीज़ और उसके साथ कुछ और देश, लगभग 34 देश इस समय बनारस में आए हुए हैं। और इतने बड़े विश्व के लगभग 75% एरिया को कवर करने वाले ये देश हैं। इनकी बैठकें लगातार वैज्ञानिकों के साथ, उद्यमियों के साथ प्रस्तावित हैं और हो भी रही हैं। निश्चित तौर पे खाद्यान्न को लेकर के जो पूरा विश्व आज चिंतित है। कहीं किसी देश में कोई खाद्यान्न का ज़्यादा उत्पादन है तो कहीं कम है, वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं कुपोषण है तो कहीं अधिकता है। इन सब चीज़ों को कैसे पूरे विश्व में बैलेंस किया जा सके, पूरे विश्व में कोई भूखा न रहे, और ये इसकी जो टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, इस चीज़ पे पूरा मंथन हो रहा है यहाँ पर। और निश्चित रूप से इस चर्चा से, इस मंथन से एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जितने भी विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश मिल करके इस तरह की जो समस्या है उसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें हमने जो समझा पढ़ा है, जिस चीज़ों को देखा है, बहुत सारे देशों में अलग अलग रिसर्च, अलग अलग चीज़ें कि कैसे पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे अपने प्रोड्यूस को की क्वालिटी बेहतर की जाए, उसकी जैसे अभी मिलेट की बात हो रही थी, इस तरह जो हमारे और प्रोड्यूस हैं उनकी क्वालिटी कैसे बेहतर करें, इस पे बड़ी रिसर्च चल रही है। आज जब वैज्ञानिक पूरे इस सारी 34 देशों के वैज्ञानिक काशी में बैठ करके इस पे एक चर्चा करेंगे, एक मनन करेंगे, एक मंथन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐसा रिज़ल्ट बन के आएगा जो इस 75% या लगभग पूरे विश्व की एक आबादी को प्रभावित करेगा। ये आज कहा जा रहा है कि या बहुत पहले से ही हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग बहुत कम मात्रा में होता है और देशों के मुकाबले, जबकि आज समय की मांग है कि हम फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएं। तो इस पर सरकार किस तरह से जोर दे रही है और बढ़ावा देने के लिए किस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है? फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्रसंस्कृत खाद्य, जो खाद्य पदार्थ है हम उसको कैसे डिब्बाबंद, कैसे उसको प्रिजर्व करें कि वो लंबे समय तक उपयोग कर सकें। अभी 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि विश्व में इस तरह के खाद्य पदार्थ कंज्यूम करने में हम नंबर 1 होंगे। उस चीज़ों को देखते हुए कि उतनी सारी तैयारी के लिए ये आज से सारा प्रयास शुरू है। अभी हिंदुस्तान फूड और वेजिटेबल्स में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस करता है, लेकिन हार्डली 2-3% ही हम फूड जो है उसको प्रिजर्व करते हैं और उसका प्रोसेसिंग करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, हार्डली 2-3% है। इसको बढ़ा करके और कैसे आगे लाया जाए, इसमें क्या टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है, और इसमें सारा काम, सारा रोल तकनीकी का है। तो उन देशों में जो उन्नत देश हैं, जिनके पास इस तरह का फूड प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ चर्चा करके वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर भी उस चीज़ के काम हो, इस चीज़ के लिए प्रयास हो रहा है इसमें। भाटिया साहब, प्रोसेसिंग से किसानों को किस तरह से फ़ायदा होगा और इसको बढ़ावा किस तरह सरकार दे रही है, जैसे मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, तो इस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हम लोग बनारस में हैं, बनारस के बगल में ही अदलपुरा, चुनार, मिर्ज़ापुर की बेल्ट है। इतना टमाटर पैदा होता है, सब्जी वाला बेल्ट है, सब्जी वाली बेल्ट है, बहुत अच्छा वेजिटेबल्स पैदा होते हैं। और टमाटर की ये स्थिति हो जाती है जब उसकी फुल पैदावार अपने फुल स्विंग पे होती है, तो टमाटर किसान खेत में ही छोड़ देता है और पूरा जोत देता है खेत, क्योंकि वो तोड़ करके बाजार तक लाए इतनी उसको कास्ट नहीं मिलती। हम लोगों ने इस पे विचार विमर्श किया था। इस G20 के पहले भी
हमारी एसोसिएशन ने, हमारी एसोसिएशन की एक टीम ने इस पे पूरी रिसर्च की। हम लोग गए भी उस क्षेत्र में और हम लोगों ने कुछ प्लान किया कि हम कुछ ऐसा एक प्रोसेसिंग सिस्टम जो किसान के खेत के आसपास ही लगा सकें, जिससे वहीं का वहीं वो टमाटर को लेकर के उसको प्रोसेस करके दूसरी जगह भेज सकें। और इसी तरह ये टमाटर तो एक हमने आपको एग्जांपल दिया, सब्जियां हैं, इसी तरह और तमाम सब्जियां हैं, फल हैं, इवन आलू तक है। आलू की ये स्थिति हो जाती है कि किसान बोरों को सड़क पर फेंक के चला जाता है, तो और जबकि इतनी डिमांड है, वर्ल्ड वाइड आलू की डिमांड है। तो इन सब चीज़ों में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा रोल है, बड़ा काम है। अब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है इसमें। नहीं तो अभी इस तरह के कहा जा रहा है कि कोई स्टार्टअप भी आगे नहीं आया है, तो सरकार मतलब किस तरह से बढ़ावा दे रही है? मुझे लगा कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अभी फूड पॉलिसी आई है, उत्तर प्रदेश की फूड पॉलिसी आई है, MSME पॉलिसी आई है। इन सब में इस क्षेत्र को, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इवन कई जगह तो अगर वो महिला उद्यमी है तो 70% से भी ज़्यादा सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने दी है कि लोग आगे आएँ, इस चीज़ में काम करें। तो सरकार ने अपने खजाने खोले हुए हैं इस काम के लिए। रही बात स्टार्टअप्स की, तो जो मैं स्टडी कर रहा था, जो मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे एक भी स्टार्टअप इस क्षेत्र में नहीं मिला जो फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहा हो। उसका रीज़न मुझे समझ में आता है, अभी तक हिंदुस्तान में प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन विश्व के मुकाबले बहुत कम है। अब हम धीरे धीरे हमारे यहाँ वो कंजम्पशन बढ़ रहा है। और आपको जैसा मैंने पहले बताया कि 2030 तक ये माना जा रहा है कि हम उस मामले में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले देश हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों के बाद, ये G20 की बैठकों के बाद ज़रूर नए स्टार्टअप्स इस काम में आएंगे और नए स्टार्टअप्स को आना भी चाहिए। तभी जो है एक तरह से कहा जाए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। भटिया साहब, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं। तो इनको संरक्षित करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए किस तरह की तकनीक पर चर्चा चल रही है कि किस तरह की तकनीक को अडॉप्ट किया जाए कि जिससे कि वो लंबे समय तक उपलब्ध रहें? अभी देखिए, जो अपने यहाँ क्वालिटी है वेजिटेबल्स की या फ्रूट की, वो क्वालिटी वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन हम उसको उसी क्वालिटी में विश्व के दूसरे देशों तक कैसे पहुँचा पाएँ, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को सरकार ने भी समझा है। नाबार्ड के माध्यम से सरकार ने एक बड़ा बजट दिया हुआ है इस काम के लिए कि जो भी इसमें आगे आए, जो भी इसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, वो करेगी। प्लस आप देखें तो मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट बना रही है हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में, उससे भी इस चीज़ को बल मिलेगा। इवन बनारस में आप देखें तो बनारस में एक पैक हाउस बना है यहीं बगल में करखियाओं में। अब किसान लाएगा और उसमें अपना रखेगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, और वहाँ अच्छे से उसकी पैकिंग होगी, फिर वो विदेश जाएगा। तो इसमें काम तो हो रहा है, लेकिन अभी इसमें काम में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्यमियों का आह्वान करूँगा कि इसमें नए उद्यमी आएँ और इसको आगे आकर के इस क्षेत्र में काम करें। बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की। और ख़ास करके जो हमारे किसान भाई हैं, और भारत जो है एक तरह से कहा जाए कि कृषि प्रधान देश है और 60% से अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो किसानों को किस तरह से हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ावा दें या उनको जोड़ा जाए, जिससे कि ग्रामीण युवकों को एक तो रोज़गार भी मिले और हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले? 2 विषय हैं सर इसमें, मैं आपको बताऊं। एक तो फूड प्रोसेसिंग है, ये है, इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी मैं जोड़ना चाहूँगा, बात हो रही है तो। हमारे यहाँ प्री फार्मिंग, पोस्ट फार्मिंग एंड ऑन फार्मिंग, 3 चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। प्री फार्मिंग क्या है कि हम खाद, बीज, खेत की तैयारी, मिट्टी की जांच, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अभी हमारा किसान इन सब चीज़ों पे शायद बहुत कम फोकस कर रहा है, इसीलिए हमारी पर हेक्टेयर उत्पादन भी कम है। एक तो हम इन पे रिसर्च होगी, ये G20 की बैठकों के बाद निश्चित तौर पे छोटी छोटी बैठकें हम सब की होंगी, किसानों की होंगी और उद्यमियों की, वैज्ञानिकों के साथ होंगी। जो इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रही हैं उनके साथ उद्यमियों की बैठक होगी कि इस दिशा में उन्नत बीज, उन्नत खाद और ज़मीन को कैसे जैविक तरीके से हम फर्टाइल करें कि जो उसमें प्रोड्यूस आए वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा और डिजिटल फार्मिंग की भी बात हो रही है कि कैसे उनको, उनकी कृषि को हम एक तरह से डिजिटलाइज करें। डिजिटल फार्मिंग में तो सरकार ने देखिए बहुत आगे काम किया हुआ है। आज आपके चैनल के माध्यम से और भी माध्यम से लगातार ये किसानों को
सूचित होता ही है, बताया जाता है कि आपका अभी ये खेती करनी है, अभी ये खेती करनी है, अभी पानी देना है, आज धूप होगी, आज बरसात होगी। तो इन सब चीज़ों से कहीं अवेयर है किसान, और उसका प्रोड्यूस किस मंडी में किस भाव में मिलेगा उसको अपने मोबाइल पे उसको अपने मालूम हो जा रहा है। तो ये इन पे काम तो हो ही रहा है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर आपने ये विषय छेड़ा तो मैं बताऊँ, अभी कहीं ना कहीं बिचौलियों से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सरकार का बिल्कुल प्रयास है कि ये बिचौलिए हट जाएं, और इसीलिए ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो थोड़ा समय लगेगा, चीज़ों को बदलने में समय लगता है, तो निश्चित तौर पे इसमें रिजल्ट आएगा। भाटिया साहब, अभी G20 की बैठक में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मतलब प्रयास चल रहा है। तो जो हमारा मिलेट्स है और उसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण से या फूड प्रोसेसिंग से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मिलेट्स हमारे लिए एक ऐसी चीज़ हो गई जिसको हमने छोड़ दिया है। एक ज़माना था हम सब मिलेट्स खाते ही थे और हमारे घर परिवारों में वही चलन था। हमारा और बहुत प्राचीन भोजन रहा है। और बड़ा सीजन के हिसाब से कि अब सर्दियां आ गई तो ज्वार बाजरा आ जाएगा, कोई और सीजन आ गया तो कुछ आ जाएगा, बरसात आएगा तो उस सीजन के हिसाब से क्या मिलेट्स होंगे। लेकिन कालांतर में हम लोग तरक्की करते गए और ये अच्छी चीज़ें पीछे छोड़ गए। लेकिन अभी बाहर में मैं अभी देख रहा था कि ये बगल में बिहार में पैदा होता है सफ़ेद, मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मखाना। हमारे लिए मखाना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़, मतलब एक आम सी बात थी, कभी व्रत हुआ तो हम लोग खा लेते थे। इस मखाना को जापान में गया तो जापान में वो बिस्किट बन रहे हैं, और वो सबसे महंगे और हेल्दी बिस्किट के नाम से जापान में बिक रहे हैं, वही प्रोसेसिंग करके। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, अब लोग करना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वैल्यू एडिशन होगा तभी उनको उचित मूल्य भी मिलेगा। सर, किसान को तो पैसा तभी ज़्यादा मिलेगा। अब आप गेहूं में और चावल में कितना वैल्यू एडिशन कर पाएंगे? मेरे हिसाब से जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें वैल्यू एडिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज उनको उचित मूल्य मिल पाएगा। भाटिया जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। आप स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष हैं। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको G20 से कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ऐसे डायरेक्ट रूप से अगर आप मेरे से कुछ पूछें तो डायरेक्ट रूप से ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब कालांतर में इसमें नए उद्यमी आएंगे, नई तकनीक आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो कहीं ना कहीं यही हम सब लोग ही तो उस चीज़ को बनाएंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर विदेश से आएगी, यहाँ पर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनेगा, तो आज नहीं कल उसका प्रोडक्शन हमारे जैसे लोग ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो सारी चीज़ें को लाभ अपने उद्यमियों को ही मिलना है। एक बार कोई चीज़ का डायग्राम, कोई चीज़ की टेक्नोलॉजी हम आयात कर सकते हैं, लेकिन उसका बाद में सारा प्रोडक्शन तो हमारे उद्यमी करेंगे ना। तो निश्चित तौर पे उद्यमियों को बहुत लाभ मिलना है इस चीज़ से। और एक तरह से कहा जाए कि G20 से जो हमारे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फ़ायदा काफ़ी होगा। नहीं सर, छोटे इंडस्ट्रीज़ को ही ज़्यादा फ़ायदा होना है। ठीक है भाटिया साहब, इंडस्ट्री लगेंगी। हमारी थीम भी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा भला तभी हो सकता है जब पूरे विश्व का भला हो, और भारत यही सोचता भी है। भाटिया साहब, आप स्टूडियो में आए और G20 और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।